अप्लाई करना होता है, देखना होगा कि यार कौन सा ध्यान मुझे कहाँ लागू करना है, कहाँ पे उसको लगाएं, कैसे करें, तो वो आसान हो जाएगा करना। जैसे नींद आ जाती है कभी कभी। बहुत जब दुख होता है ना, जैसे मैंने इनको बताया, तब नींद भी नहीं आती है। जब आदमी बहुत टेंशन में होता है, कोई बहुत अपना प्यारा हो, जब नींद चला उड़ गया जाती हो, है। हाँ, तो वो नींद भी नहीं आती। जब सब कुछ मरा तो एकदम वही ब्लैंक हो जाता है। उस समय बड़ा अच्छा मौका रहता है। कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जो शमशान पे भी कराई जाती हैं, वो वहाँ पे यही कराया जाता है कि नींद भी बहुत बहुत गहरे में आप देखोगे ना कि नींद उद ये जो कुछ भी आता है हमारे भीतर, जो कुछ भी आता है वो तब आता है कि जब हम रिलैक्स होते हैं। अगर हम बहुत टेंशन में होते हैं, बड़े विषाद में होते हैं, तो वो नींद भी नहीं आती। अब नींद भी आता है, किसको नींद आता है अगर गहराई से देखा जाए? नींद एक ड्रीम की अवस्था हुई ना। अब ड्रीम की अवस्था देखो, चैतन्य तो चारों तरफ फैला हुआ है, कॉन्शियसनेस चारों तरफ, वो कभी नहीं मरता है। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जब दिखाई नहीं देती तो उसको ये लगता कि अब मैं मर गया हूँ। होता क्या है, जैसे अभी मान लीजिए निर्वात हो, आपने साइंस पढ़ा होगा, निर्वात में क्या होता है कि अगर लाइट होती तो लाइट दिखाई नहीं पड़ती है। यहाँ भी लाइट दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट हैं तो दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर उसी निर्वात में छोटे छोटे बल्ब डाल दिया जाए, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी जाए, तो आपको लगेगी कि यार जहाँ जहाँ कोई चीज़ रखा, कोई ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे लाइट दिखाई दे रही, बाकी लाइट नहीं दिखाई दे रही। तो ऐसा ऐसा नहीं कि लाइट नहीं, लाइट तो वहाँ भी है, लेकिन वहाँ दिखाई नहीं दे रही है। तो कॉन्शियसनेस है, लेकिन जब आप ड्रीम में जाते हो तो ड्रीम में क्या होता है कि कुछ जब ड्रीम चलता है तो उस ड्रीम में कॉन्शियसनेस अपने को देख लेती है कि यहाँ मैं हूँ। लेकिन डीप स्लीप में क्या होता है कि वो ड्रीम भी खत्म हो जाता है, तो कॉन्शियसनेस अब भी है, लेकिन अब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको फील नहीं कर पाती, स्वयं को जान नहीं पाती। लेकिन अभी स्वयं को जानने का अनुभव उसको है नहीं, जो अवेकिंग से आना था, तो वो भी नहीं हो पाता। तो वो जाती तो कभी नहीं है, लेकिन जब आप गहराई से जाने लगोगे तब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते जाओगे, मतलब समझते चले जाओगे चीज़ों को। तो हम फिर वहीं आते हैं, हम कहाँ थे कि हमें साक्षी होना है, मतलब हमें चैतन्य रहते हुए चीज़ों का अनुभव करते जाना है। तो दृष्टा खत्म हो गया, हमारा होना है। हमारा होना सिर्फ कॉन्शियसनेस है, जो अवेकिंग में कॉन्शियसनेस होती है। अवेकिंग में कॉन्शियसनेस में भी देखो, जब आप अवेकिंग की अवस्था में भी होते हो तो 3 अवस्था आपको होती है। अभी यहाँ भी थोड़ा सा समझेंगे। अवेकिंग में 3 अवस्था क्या होती है? एक, किसी चीज़ के प्रति अवेयर हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, ठीक? तो ये मेरे शब्द के प्रति आप अवेयर हो, इसके प्रति आप जागे हुए हो, ठीक है? समझ पा रहे हो? यहाँ तक रिलेट कर पा रहे हो आप ना, कि जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप सुन पा रहे हो। यहाँ कुछ ऐसा भी है कि उसके प्रति आप अवेयर नहीं हो, ब्लैंक हो। जैसे ये पंखा है, मैंने बोला तो आपको याद आया, नहीं तो ब्लैंक थे ना, तब भी ये था, ठीक है? तो अवेकिंग में भी 3 अवस्थाएं घट रही हैं। आप सुन रहे हो, किसी एक चीज़ के प्रति अवेयर हो, किसी एक के प्रति आप अवेयर नहीं हो, और कभी कभी सुनते सुनते भी कुछ लोग ऐसा होता खो जाते हैं, हमारी आवाज़ भी नहीं सुनते हैं और कुछ भी नहीं सुनते हैं, वो सुसुप्ति जैसी स्थिति हो गई, मतलब कि वो एकदम ब्लैंक हो गई। तो चेतना अभी भी है, तीनों अवस्थाओं में चेतना रहती है, कॉन्शियसनेस रहती है, लेकिन वो कॉन्शियसनेस अपने को देख तभी पाती है जब कोई ऑब्जेक्ट होता है। जैसे अवेकिंग में जिस चीज़ के प्रति आप जागे हुए हो, आप वो सुन रहे हो, उसके प्रति आप अवेयर हो। जिसके प्रति नहीं हो तो नहीं, इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं है, वो तब भी है। आप नहीं उसके प्रति अवेयर हो तब भी वो है ना। तो ये जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति तीनों अवस्थाएं इसमें भी घट रही है, आपके अवेकिंग में भी घट रही है, उसमें भी घट रही है, तो हर लेवल पे चल रही है, लेकिन मूल कॉन्शियसनेस है। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी हम दृष्टा से कॉन्शियस पे आए हैं, मतलब दृष्टा से साक्षी की तरफ आ रहे हैं। तो साक्षी क्या है कि साक्षी किसी पे भी पूरा होश न डालना है, मतलब अपने होने का अनुभव हो, और हल्की हल्की चीज़ें अपने आप मुझे सुनाई देती हैं तो हमें सुनाई देता, नहीं सुनाई देता तो नहीं सुनाई देता बाहर की। तो ये पैसिव फेज होता है, इसको साक्षी की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में हम हमेशा रह सकते हैं। तो कंफर्ट रख लीजिए ऊपर। गुरु जी, इसमें ऑब्जेक्ट खत्म हो जाता है। हाँ, इसमें जो है, अब देखो साक्षी की अवस्था में क्या है कि हम बने हुए हैं, थोड़ा अनुभव करो, मेरे साथ रिलेट करो कि अब साक्षी की अवस्था में आंखें खोल के भी हमारा होना है, होश है, लेकिन पर्टिकुलर किसी चीज़ के प्रति होश नहीं है। हाँ। ठीक, ऐसी भी घड़ी है कि अभी हम सब लोग मौन बैठे हैं, देखो बैठे हैं, साउंड ऑफ साइलेंस चल रहा है, मेरी आवाज़ चल रही है, बट मैं किसी चीज़ को पर्टिकुलर नहीं सुन रहा हूँ। या ये कह दो कि जो कुछ सुनाई दे रहा है सब सुनाई दे रहा है, लेकिन उस सुनाई देने में अपना होना बना हुआ है। दिस इज द पैसिव फेज। इस फेज में मेरा होना है। एक अवस्था ये है, एक अवस्था क्या है, एक्टिवली हम किसी चीज़ को सुन रहे हैं, साउंड ऑफ साइलेंस को सुन रहे हैं या मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। तो जब एक्टिवली सुनते हैं तो यहाँ दृष्टा पैदा हो जाता है, दृष्टा, दृश्य, दर्शन तीनों आ जाते हैं।
उस कंडीशन में क्या होता है, हम किसी चीज़ को पर्टिकुलर नहीं सुन रहे हैं। तो यहाँ दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीनों चीज़ें चल रही हैं, मुझ में चल रही हैं। उसका बेस मैं हूँ। तो इसका मतलब हो गया गुरुजी, मैं ही ऑब्जेक्ट हो गया। हाँ, मतलब साक्षी में मैं ही हाँ, ऑब्जेक्ट मैं यही सिद्ध करना चाहता हूँ कि वो ऑब्जेक्ट भी मैं हूँ। हाँ। मतलब वो सब मुझ में समाहित हो रहा है, मतलब हम एक स्टेप आगे चल रहे हैं। हाँ। क्योंकि आप सबकी अच्छी साधना है, तो मुझे उम्मीद है कि हो सकता है समझ में भी आए, कुछ चीज़ें आप रिलेट कर पाओ। हम जो ऑब्जेक्ट, जो तीनों साधनाएं, जो तीनों चल रहा है, दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये जो कुछ भी जो चल रहा है, जो पर्टिकुलर चलता भी, वो भी देखो मुझ में ही तो चल रहा है। आप लोग रिलेट करो, आप लोग बैठे हो, तीनों सब लोग बैठे हो, अब बैठे हो यहाँ पे, हम लोग बैठे हैं, हम पर्टिकुलर किसी के प्रति अवेयर नहीं हैं, इसी पे ध्यान करते हैं थोड़ा। पर्टिकुलर किसी के प्रति अवेयर नहीं है, ठीक, सब कुछ सुनाई दे रहा है जो होता है। या अगर हमारे अवेयरनेस में कोई चीज़ ज़्यादा फोर्सफुली आती तो सुनाई देता तेज़ी से। अब खट्ट से वहाँ दृष्टा, दर्शन तीनों पैदा हुआ और फिर वो ख़त्म हो गया। ये पैदा हो के खट्ट से आ जाता है, मतलब मुझ में आ जाता है। तो बेस मैं हूँ। जैसे मैंने उदाहरण दिया था एक दिन, जैसे एक सागर है, सागर में लहर है, एक लहर दूसरी लहर को अगर जब देखती है तो पहली जो लहर वो दृष्टा बन जाती है, दूसरी लहर दृश्य बन जाती है। और अगर पहली लहर ये सोचती है कि दूसरी लहर मुझसे छोटी है, मैं तो इससे बड़ी हूँ, है ना, तो ये दर्शन बन जाता है कि अच्छा, मतलब हम उस पर वो करने लगते हैं, विचारणा करने लगते हैं। लेकिन हम यहाँ वो सागर हैं जिसमें ये तीनों लहरें चल रही हैं। थोड़ा रिलेट करो आप, लहरें उठी, अब लहर वो दृष्टा बनी, वो लहर दृष्टा बनी तो दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीनों पैदा हुए। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लो, इनाम लेना हो, वरदान लेना है ना तुम लोगों को। तो दृष्टा, दृश्य, दर्शन तीनों पैदा हुआ, आया ना तीनों, फिर ये तीनों खो गया। अब खोए गए नहीं, खोएगा कहाँ? तो हमारा जो नीचे का स्तर, जो हम सागर हैं, हम तुरीय जो हैं, समझ पा रहे हो, जो हम तुरीय हैं, सागर हैं, तो वो सागर में ये तीनों चीज़ें चल रही हैं। अब यहाँ सिद्ध करो कैसे? अभी हम लोग बैठे हैं, अवेयर हैं, ठीक, पर्टिकुलर किसी चीज़ के प्रति अवेयर नहीं है। इस अवस्था में हम सदा रह सकते हैं, ध्यान रखना। दृष्टा में हम सदा नहीं रह सकते हैं, लेकिन दृष्टा वाला ध्यान करना, ये नहीं कि उसको छोड़ देना है। जब जिस चीज़ की आवश्यकता हो तब वहाँ पे उसको लागू करो। तो हम अपने होने में रह सकते हैं, कॉन्शियस में सदा रह सकते हैं। अपने होने का भी हम अनुभव कराने की कोशिश करेंगे एक बार आप सबकी। तो अभी हम होश में रह सकते हैं, अपने होने में, कॉन्शियसनेस में। तो हमारी कॉन्शियसनेस में सारी चीज़ें चल रही हैं। हम मौन बैठे हैं, हमारे भीतर हम अपने होने में बैठे हैं, मतलब इवन कि अपने होने में है, लेकिन अपने होने में कह नहीं रहे हैं। अब थोड़ा एक स्तर और ये डीप हो जाएगा, यहाँ अभी हम नहीं जाएंगे, अभी यहीं तक चलो। हम अपने होने में हैं, एक अवस्था अपनी होती है कि ये भी नहीं कहते कि अपने होने में है, फिर भी रहते हैं, तो वो थोड़ा और डीप हो जाएगा, लेकिन अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम अपने होने में हैं और कुछ भी नहीं। अब अपने होने में बैठे हैं, हमारे कॉन्शियसनेस में कोई चीज़ आई, मतलब एक तो सारी चीज़ें चल रही होती हैं, पर्टिकुलर किसी चीज़ पे हम ध्यान नहीं देते हैं। जैसे एक दीपक होता है, जब कमरे में जलता है तो सारी चीज़ें प्रकाशित होती हैं, बट वो किसी चीज़ पे फोकस नहीं करता है। लेकिन एक टार्च होती है तो वो पर्टिकुलर किसी चीज़ पे फोकस करती है। तो हम अभी दीपक की भांति यहाँ अपने होने में बैठे हैं, लौ जल रही है हमारे चैतन्य की, हमारे कॉन्शियसनेस की। उस लौ में बहुत सारी चीज़ें प्रकाशित हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनाई दे रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, बट मैं सुन नहीं रहा हूँ चीज़ों को। अब देखो विरोधाभास पैदा हो रहा है, सुन नहीं रहा हूँ कि इन द सेंस सुन रहा हूँ, लेकिन ध्यान नहीं दे, हाँ, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे, हम दृष्टि। ये गुरुजी जैसे एक बल्ब है और बल्ब की लाइट है। अब ये लाइट जीवंत है, हाँ, मतलब ये लाइट ऐसी नहीं है कि ये बस चली जा रही है तो मरी हुई है, कहीं भी चली जा रही है। एग्जैक्टली जी, ये लाइट जीवंत है। अब इस लाइट के आगे अगर कोई आया तो ऑब्जेक्ट बन गया, हाँ, तो वो दृष्टा बन गई, वहीं थोड़ी सी दृष्टा पैदा हुई, दृष्टा हो गई। अच्छा, यहाँ पे अब रोकेंगे। जैसे उस लाइट के आगे कोई आया, ठीक है, अब वो कोई, अब यहाँ तो लाइट के आगे, लाइट तो निर्जीव हो तो बेचारी नहीं समझ पाएगी, लेकिन लाइट के आगे अगर कोई विकट परिस्थिति आ जाएगी तो दृष्टा पैदा हुआ। लेकिन कल्पना करिए, वो घड़ी याद करिए कि वो लाइट है, लाइट के आगे कोई चीज़ आई, तो ये जो लाइट है पर्टिकुलर किसी चीज़ को इंटेंस नहीं दे रही है। हाँ। मतलब उसको ये नहीं देख रही कि हाँ ये मेरे पास आई कि नहीं आई, ये जा रही है कि, या तो उसका मोहदंश नहीं है या उसने मोहदंश खत्म कर लिया, विसर्जित। हाँ हाँ, अब उसका वो उस पे पर्टिकुलर उस पे फोकस नहीं कर रही है। जैसे वो खाली बैठी है, बस वो लाइट जल रही है। अब वो लाइट जल रही है तो उस लाइट में जो कुछ भी चीज़ें आ रही है, लाइट उस पर पड़ रही है, लेकिन लाइट उस पर ध्यान नहीं दे रही है। ये अवस्था समझ सकते हो ना आप?
कि जैसे लाइट पे पड़ रही है, वो ऑब्जेक्ट है आपका मोबाइल, लाइट यहाँ जल रहा है, लेकिन लाइट इसको पर्टिकुलर इसको ध्यान नहीं दे रही है। जैसे सूरज खिलता है तो सूरज पर्टिकुलर एक एक फूल पे ध्यान नहीं देता है कि हम उसको ध्यान दें कि वो कली खिली है कि नहीं खिली है, वो खिला है कि वो नहीं खिला है। तो एक कंडीशन ये हुई, मतलब दो स्थिति की बात कर रहा हूँ। एक स्थिति ये हुई, एक स्थिति ये हुई कि पर्टिकुलर उसको ध्यान दिया जाए, उस लाइट में भी कोई एक लाइट बड़ी तेज निकले और पर्टिकुलर उस पर पड़े लेजर की तरह, समझ रहे हो? हाँ, तो वो जैसे उस लाइट से एक लाइट और निकली पर्टिकुलर, और वो लेजर की तरह उस पर पड़ी जाके, तो वो लेजर की तरह जब इंटेंसली पड़ी वो दृष्टा का फेज हो गया। लेकिन अगर वो इंटेंसली नहीं पड़ी, लाइट है बट लाइट को भान नहीं है, मैं पढ़ रहा, चीज़ें मेरे कॉन्शियसनेस में आ रही हैं जा रही हैं, पर्टिकुलर किसी से मैं नहीं जुड़ रहा हूँ। जैसे कहानी मैंने कहीं सुना था, भगवान बुद्ध बैठे हुए थे अंदर ध्यान में, एकदम मस्त होकर ध्यान कर रहे थे, मतलब बैठे हुए थे, तो कोई चोर आया, किसी को पीछा कर रहा था किसी का, तो उसी से निकला, उधर से ही चोर निकला। तो जो उसका चोर का पीछा कर रहा था वो भगवान बुद्ध से पूछता है कि कोई इधर से गया? तो भगवान बुद्ध कहे गया तो कोई, लेकिन किधर गया ये मुझे नहीं पता है, बस मेरी नज़र से निकला, बट मुझे ये नहीं पता वो किधर गया, अब इसका हिसाब तुम लगाओ। तो वो साक्षी का फेज ऐसा होता है कि वो पर्टिकुलर किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देता है, मतलब वो है, उससे सारी चीज़ें प्रकाशित हो रही, सारी चीज़ें उसमें सुनाई पड़ रही हैं, आवाज़ भी आ रही है, चीज़ें दिखाई भी पड़ रही। ये आप लोगों को ध्यान में कभी कभी घटता है, मैं उसी का विज्ञान बता रहा हूँ कि अगर समझ पाओ तो रिलेट कर पाओगे। तो ये लाइट गुरुजी अपने पे ही आ रही है, तभी वो साक्षी हुई ना, जब हाँ, ये लाइट अपने पे ही अभी अपने पे आ रही है। अभी एक स्टेप और आगे है, वहाँ चर्चा नहीं करेंगे, अभी से इतने चर्चा करनी है कि अपने होने की लाइट है, वो लाइट अपने होने पे पड़ रही है, मेरा होना मौजूद है, और मेरे होने में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, बाहर से जो कुछ सुनाई पड़ रहा होता है, कुछ चल रहा होता है, बट मुझे पर्टिकुलर किसी चीज़ पे ध्यान नहीं होता है। एक कंडीशन ये हुई, एक संभावना ये हुई, एक संभावना होता है कि मेरा होना भी है, लेकिन कोई चीज़ बड़ी तीव्रता से आई, उस होने को मैंने ज़्यादा ध्यान दिया, और भी चीज़ों को ध्यान दिया। जैसे आप लोग यहाँ मौजूद हो और आप ऐसी अवस्था में बैठे हो, अपने होने में बैठे हो, और मेरी बात पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, समझ रहे हो? तो आपका होना तो है, लेकिन मेरी बात पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, बहुत ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात को, तो यहाँ दृष्टा पैदा हुआ, समझ पा रहे हो बात को? और अगर क्या होगा कि मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन मेरे बोलने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, आप बैठे हो, बस सुनाई दे रहा है, मतलब आप एक चॉइसलेस अवेयरनेस में बैठे हो, सुनाई दे रहा है, बट पर्टिकुलर मेरे होने पे, मतलब मेरे बोलने पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वो साक्षी का फेज होगा, वो समग्रता का फेज होता है कि सब चीज़ें हो रही होती हैं, बट मेरा पर्टिकुलर किसी चीज़ पे ध्यान नहीं होता है। ये दो अवस्थाएं हैं। वहाँ पे ध्यान कहाँ होता है? अपने पे होता है कि मेरा होना है, मेरी कॉन्शियसनेस है, जस्ट मेरी कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एक घटना हुई और उस कॉन्शियसनेस में मैं पर्टिकुलर किसी चीज़ की वरीयता दे रहा हूँ, वहाँ पे दृष्टा पैदा हो जाता है, दृष्टा, दृश्य, दर्शन तीनों पैदा हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ अवेयरनेस। हाँ, ऑब्जेक्ट। और अब इसमें जब मैं किसी चीज़ पे पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ किसी चीज़ पे, तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे दृष्टा, दृश्य, दर्शन नहीं पैदा होगा, यहाँ साक्षी पैदा होगा। क्यों? क्योंकि साक्षी सबके प्रति है, वो विटनेस है, उसने जाना कि कुछ सुनाई दिया, उसने जाना कि कुछ सुनाई नहीं दिया, उसने जाना, तो वो जानने वाला है, जस्ट जानने वाला, मतलब उसका ज्ञान, उसकी चीज़ें उसमें नहीं हो रही। गुरुजी, साक्षी तो अवस्था हमेशा ही रहती है, पर इसका भान होना कि मैं साक्षी हूँ, तो वो दृष्टा में कन्वर्ट होने लगा। हाँ, मतलब साक्षी दृष्टा में आया, वो तो एक अलग चीज हो गई, पर मैं साक्षी की अवस्था में हूँ, ये साक्षी का बनना, ये तो तभी होगा जब मतलब मैं उसको रियलाइज कर पाऊंगा। अदरवाइज साक्षी है और मुझे रियलाइजेशन उसका नहीं है, तो एक तरीके से मेरा मन बना हुआ है। हाँ। जब मन जो है वापस लौट के आएगा अपने पे, अपने सेंटर पे लौट के आएगा, तभी वो समझ पाएगा कि मेरी साक्षी की अवस्था बन रही है। हाँ, एक बात, दर्शन तभी होंगे उसको साक्षी है। हाँ, यहाँ थोड़ा समझ लेंगे, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। देखो क्या होगा, जब हम होश में बैठे हैं तो एक बार ये हमें, अभी जैसे आप लोगों को पता चला ना, तो एक बार बुद्धि आपको बता देगी, जो मतलब जो मन इन्होंने कहा वो बुद्धि ज़्यादा सही है उसमें कहना, वो बोध एक बार हमको बता देगा कि ये अवस्था साक्षी की है, कि अब मेरा होना है, इस कंडीशन में मैं हूँ, लेकिन अब ये बना नहीं रहेगा, ये बोलता ही नहीं चला जाएगा कि मैं हूँ, मैं बना हूँ, मैं बना हूँ, तो वो फिर वो आपको दूर ले जाएगा।
एक बार बता दिया या एक बार आप उसको समझ लिए, उस विज्ञान को समझ लिए, फिर वो जो बताने वाला वो भी उसी में खो जाएगा, फिर आप उसमें रहोगे, दैट्स इट, है ना। तो उस पर आपको ये विचारणा नहीं करते रहना कि अब मैं बना, वो एक समझने के लिए है कि कभी हम गलती करें या कभी हम यहाँ नहीं पहुँच पाए तो कौन सी साइंस से हमें यहाँ पहुँचना है। आपने स्क्रिप्चर्स में पढ़ा होगा कि अध्यात्म भी जो ऋषियों ने, पुराने ऋषियों ने बहुत बड़ी साइंस की बात करते हैं कि बड़ा विज्ञान है, आत्मविज्ञान है, तो उसी की बात करते हैं कि जो ध्यान है, ध्यान में हम गाइडेड मेडिटेशन क्यों कराते हैं, क्योंकि वो समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ करना क्या, अब क्या करना है, अब कैसे लागू करना है, क्या अप्लीकेबल करना है। तो जब वो साक्षी की अवस्था है, अभी मेरा होना है, मेरे होने में सारी चीज़ें घट रही हैं, लेकिन एक बार हमारी बुद्धि बता देगी कि ठीक इस फेज को साक्षी कहते हैं, जिस अवस्था में अब हम हैं और सारी चीज़ें घट रही हैं, अब मुझे पर्टिकुलर किसी यानी मैं अपने सागर फॉर्म में हूँ, अनुभव हो जाएगा। हाँ, उसका अनुभव हो जाएगा। एक बार वो बता दिया, अभी भी हम लोग सुनते भी जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट करते जा रहे हैं, वही चीज़। तो हाँ, तो जब ये बता देगा, आप वहाँ टिक गए एक बार, तो बात खत्म हो गई। जैसे बस आपके सामने बैठे हैं, बस हाँ, आपके सामने बैठे हैं तो वैसे ही हो जाते हैं। हाँ, अब जब उसका ज्ञान होगा, जब मान लीजिए अब उससे डेविएट हो गए, जब मान लो मैं नहीं हुआ या कहीं आप अकेले बैठे हो, तो तब आप उसको रिलेट कर पाओगे, तो वो समय पे याद आ जाएगा। मतलब क्या होता है ना कि ये सब एक सब ब्रह्मास्त्र हैं कि इनका समय पे उपयोग करना है, अभी करना है। एक दिन ऐसा आएगा जब आप स्वयं प्रकाश हो जाओगे, जब वहाँ टिक जाओगे, तब बुद्धि की जरूरत नहीं होगी, तब बुद्धि आपसे पैदा होगी। आप दोनों विरोधाभास समझ सकते हो। अभी क्या है, अभी बुद्धि आप मुझसे लेते हो तो उसको लागू करते हो, अपने जीवन में उसको लागू करते हो, कहाँ कहाँ क्या लागू करना है। लेकिन जब एक बार खुद प्रकाशित हो जाओगे, तब फिर बुद्धि वहीं से पैदा होने लगेगी, प्रकाश वहीं से आने लगेगा। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या, बहुत छोटी छोटी चीज़ें दिखने लगेंगी। सेंसिटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि हम इतने संवेदनशील हो जाते हैं कि हर चीज़ें दिखने लगती हैं, क्या गलतियाँ हो रही, क्या हो रही, अपनी ही नहीं दूसरों की भी दिखने लगती हैं। तो आप उसको बता सकते हो, करा सकते हो। वही कि जैसे कमरे में एकदम से प्रकाश हो गया है, तो अब आंख बंद करके बैठे हो तो आपको दरवाज़ा पता चल जाएगा। लेकिन अगर कमरे का प्रकाश बंद हो रहा है, जल रहा, बंद हो रहा है, जल रहा प्रकाश, तो टटोलना पड़ेगा, तब बुद्धि की आवश्यकता होगी, सोचना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो जब एक बार आप प्रकाश में हो गए, स्थिर हो गए, ठहर गए, तब वहाँ पे आसान हो जाता है। तो मैंने 2 कंडीशन बताई है। एक कंडीशन ऐसा रिलेट करो आप लोग कि आप लोग सिर्फ बैठे हो, और बैठे हो, सब कुछ हो रहा है। देखो अभी मैं बोल नहीं रहा हूँ, है ना, सब कुछ हो रहा है। अब मैंने बोला, सुनाई भी पड़ रहा है, बट मुझे ना सुनो ध्यान से, खाली आप बैठे रहो, होश में बैठे रहो। देखो मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे पर्टिकुलर नहीं सुन रहे हो, सारी चीज़ें सुन रहे हो। देखो बैठे हो, सिर्फ मुझे नहीं सुन रहे हो, एक्टिवली नहीं सुन रहे हो, लेकिन सुनाई तो पड़ रहा है, नाद भी सुनाई पड़ रहा है, एक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रही सन्नाटे की, वो भी सुनाई पड़ रहा, मैं बोल रहा हूँ, मैं भी सुनाई। पर्टिकुलर आप मेरे बोलने को बहुत ध्यान से नहीं सुन रहे हो, ठीक। तो अब ये जब अवस्था होती है, ये समग्रता की साक्षी की हो गई। लेकिन सम्यक श्रवण में ये नहीं होता। सम्यक श्रवण में अभी आपको ध्यान से सुनना होता है, लेकिन फिल्टर नहीं लगाना होता है। फिल्टर का मतलब होता है कि आप कुछ सोच नहीं रहे होते हो। जैसे आप मुझे सुनते हो तो अपने पुराने ज्ञान को हटा देते हो, फिर जब आप मुझे सुनोगे तो मेरे शब्दों से एक मौन जाता है, जहाँ मेरे शब्द व्यर्थ हो जाते हैं, वो मौन आप समझ पाते हो, पकड़ पाते हो, तो वो सम्यक श्रवण होता है। ये साक्षी की बात जो बता रहे हैं, वहाँ तक एक तरीके से आपको पहुँचा देगी वो। तो एक कंडीशन ये हुआ। एक कंडीशन एक्टिवली हम सुनते हैं। जब एक्टिवली सुनते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इवन कि इतना ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि मैं खुद को भी भूल जाता हूँ, ठीक है। तो वो पूरी तरह दृष्टा हो गया। अब उसमें 3 पैदा हो जाएंगे, दृष्टा, दृश्य, दर्शन। अब दृष्टा सुखी दुखी होगा उस चीज़ से लेके, लेकिन अगर दृष्टा को थोड़ा सा ध्यान आ गया कि मुझे देखना है, तो धीरे धीरे साक्षी में सरक आएगा। फिर एक कंडीशन होगी, सुन भी रहा होगा और उसको फर्क भी नहीं पड़ रहा होगा, अपनी अवस्था में भी। मतलब 2 धारा हो जाएगी, एक अपने पे आएगी, एक उस पे जाएगी। होश की 2 धारा हो जाती, एक धारा स्वयं पे लौट आती, एक धारा बाहर की तरफ चली जाती। एक कंडीशन ऐसा आती है कि धारा अपने पे ही लौटी होती है, बाहर की धारा बड़ी हल्की हो जाती है, तो वो फिर वो एक तरीके से वो होता रहता, मेरे स्वरूप में ही वो आ जाता है। गुरुजी, अपने होने के अनुभव साक्षी की अवस्था में क्या डिफरेंस है? अपना होना, अपने होने का अनुभव साक्षी में तो समग्र हो जाता ना, समग्र पे एक जगह, जैसे हम कहते हैं ना अपने होने का अनुभव। देखो अभी मैं तुरंत करवाता हूँ तुम्हें। देखो तुम अभी बैठे हो, ध्यान से बैठो, होश में बैठो, यहाँ मेरे साथ होश में बैठे हो, ठीक। तो अपने होने का अनुभव हो रहा है, मतलब अपने होने का अनुभव कर पा रहे हो, होश में हो ना।
अपने होने के अनुभव में, होश में हो ना, बोलो, जी है ना, होश में हो। तो ये होश बाहर की चीज़ों को भी सुन रहा है ना, बिल्कुल। सुन रहा है, एक्टिवली नहीं सुन रहा है। तो जब ये होश सुन रहा है तो ये साक्षी की अवस्था हुई। होश क्या है? चैतन्य है, चैतन्य है, चैतन्य बाहर की चीज़ों को भी सुन रहा है ना। अब बाहर मान लीजिए कि कोई दृष्टा दृश्य दर्शन भी पैदा हुआ तो उसको भी देख रहा है कि ये तीनों अवस्थाएं मेरे पे चल रही हैं। मतलब जैसे अभी तुम बैठे हो, तुम चैतन्य हो। साक्षी में क्या होता है? एक तो होता है प्योर चैतन्य। जब प्योर चैतन्य, एक अवस्था और आती है कि जब साक्षी से और गहरी अवस्था आती है जहाँ बाहर की चीज़ें पूरी तरह खो जाती हैं, वो तीसरी अवस्था होती है। उस अवस्था में चैतन्य प्योर होता है। लेकिन अभी जहाँ आप लोग हो वहाँ चैतन्य को ही साक्षी कह दिया जाता है, इसलिए समझने के लिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप चैतन्य हो तो वो चैतन्य किसी सापेक्षता में अभी बन रहा है। अभी चैतन्य की कोई सापेक्षता है ना, भले एक्टिवली ना हो, पैसिवली तो है। समझो तभी हाँ कहो, नहीं तो मत कहो। नहीं, बिल्कुल। जैसे चैतन्य है तो चैतन्य का होना अभी प्योर नहीं है ना बेटा। एक होता है कि प्योर हो जाना चैतन्य का होना, अभी चैतन्य का होना प्योर नहीं है। वो तीसरी अवस्था में नहीं जहाँ बंद हो जाए बाहर की सापेक्षता, समाधि की अवस्था में पहुँच जाए। चैतन्य है लेकिन अभी सापेक्षता भी है। कोई नाद भी सुनाई दे रहा, कहीं आवाज़ भी सुनाई दे रही, कुछ दिखाई भी दे रहा है। ये लोग इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं और भाई कुछ लोग जमाई भी ले रहे हैं मतलब एक बात बता रहा हूँ, तो ये सब दिखाई भी दे रहा है ना, एक एक चीज़ें दिखाई भी पड़ रही है। तो ये घट भी रहा है ना, और ये घट भी रहा है और मेरा होना भी है, तो ये साक्षी है। ठीक। अब मेरा होना समग्रता के साथ नहीं रहा, पर्टिकुलर किसी एक पे चला गया कि यार अंकुश सही से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। तो अब हम धीरे धीरे दृष्टा पे सरक रहे हैं। अपने को भूल गए, पूरी तरह से अंकु पे आ गए, तो अब पूरी तरह दृष्टा में आ गए, दर्शक में आ गए। अब हम वहाँ सुखी दुखी होते रहेंगे। मतलब बहुत लेवल चेंज होता रहता है। मतलब वहाँ से सरका, फिर धीरे 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 अंदर की तरफ चला आया। तो साक्षी में सारी चीज़ें घट रही होती हैं। साक्षी में तुम्हारा होना है और कोई सापेक्षता रहता है। तुम्हारा क्वेश्चन था कि साक्षी क्या है, तो उसमें एक सापेक्षता रहता है। चैतन्य के साथ कोई सापेक्षता रहती है। मतलब काल बनने के, कोई समय बनने के लिए कि कुछ देख रहे होते हो, कुछ सुन रहे होते हो, तो ये सब समय काल में होता है ना। तो ये सापेक्षता होता है तो साक्षी होता है। दृष्टा में भी सापेक्षता होता तो थोड़ा और दूर चला गया। समझ रहे हो ना बात को? वही चीज़ है। चैतन्य में सब खत्म हो जाता है, रियल। एक अवस्था आती है, तीसरी अवस्था, जहाँ सापेक्षता भी खत्म हो जाती है, सिर्फ चैतन्य रहता है और अपना होना रहता है, जिसे हम कहते हैं नकली अहंकार के रूप में चैतन्य मौजूद रहता है। फिर एक दिन आता है नकली अहंकार भी खत्म हो जाता है, वो चौथी अवस्था होती। तीसरी अवस्था में हम आपसे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, सुन सकते हैं। देखो पहली अवस्था में आपसे सुन रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तीसरी अवस्था में क्या होता है, हम अपने पे और गहरे होते चले जाते हैं। फिर चौथी अवस्था में बाहर से हमारा तादात्म्य एकदम टूट जाता है, सापेक्षता एकदम खत्म हो जाती है। वहाँ आप बुलाओगे तो हम नहीं सुन पाएंगे। तब भगवान बुद्ध जब शरीर छोड़ रहे थे तो वो एक औरत थी बेचारी, वो जीवन भर वो जाते थे उसको उपदेश देने, लेकिन उनसे उसको मिलने का बड़ा मन कहता था, लेकिन वो मिल नहीं पाती थी। तो जब उसको ये पता चला कि आज भगवान बुद्ध शरीर छोड़ रहे हैं तो दौड़ी दौड़ी भागी आई सारा काम छोड़ के, क्योंकि उसको हमेशा काम होता था, इसलिए वो पूछ नहीं पाती थी। तो पूछने के लिए वो दौड़ी और भागी चली आई भगवान के पास कि मतलब सुने हैं कि वो तो जा रहे हैं शरीर छोड़ के। तो भगवान बुद्ध उस समय तीसरी अवस्था में प्रवेश कर रहे थे, जो साक्षी की, चैतन्य की तीसरी अवस्था में, यानी प्योर चैतन्य लगभग होने लगता है। तो वो आई और चीखने लगी कि मुझे भगवान से प्रश्न पूछना था और ये क्या हो गया। तो वो सुन लिए, क्योंकि वो जा ही रहे थे तीसरी अवस्था में, तो लौट आए कि माता पूछो, अभी मैं गया नहीं था। चौथी अवस्था में चले जाते तो फिर वो सुन न पाते। तो ये लेवल भी होता है कि अगर आप चौथी अवस्था में पहुंच जाओगे, उस अवस्था में तो चैतन्य प्योर चैतन्य हो जाता है, जो समाधि की अवस्था होती है। वहाँ सापेक्षता खत्म हो जाती है, वहाँ चैतन्य को साक्षी नहीं कहते। अब देखो चैतन्य का अपना रूप बदल रहा है। जैसे एक ट्रेन चल रही है लखनऊ में, मान लीजिए वो मरुधर एक्सप्रेस हुई, कहीं और गई, वही लोकल हो गई, कहीं और गई, हुआ और हो गई। तो ये चैतन्य का रूप बदलता जा रहा है बाहर में। चैतन्य प्योर है एकदम अंदर से, वो चैतन्य प्योर फॉर्म में है। चैतन्य थोड़ा बाहर की चीज़ें भी जब सुनने लगा समग्रता के रूप में, तो वही चैतन्य साक्षी बन गया। अब चैतन्य साक्षी को भी छोड़ दिया। अब कोई गाली दे दिया, तेरी ऐसी की तैसी, अभी तो निपट जाऊंगा। अब वो पूरी तरह से दृष्टा, वो दर्शक में आ गया। अब यहाँ साक्षी भी भूल गया, चला गया। तो वो लेवल चेंज होता जाता है। और जैसे जैसे हम परिध पे जाते हैं, हम दुखी होते चले जाते हैं। हम अपने एक संसार पैदा कर लेते हैं, फिर वो भी छूट जाता है, हम मन ही हो जाते हैं। तो अब उसमें उलझे पड़े हैं, संसार में जी रहे हैं, संसार में चल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें एक पूरा वो हो जाता है। जैसे जड़ जब ज़मीन से निकलती है तो जड़ तो एक होती है, बाहर इतनी सारी वो पत्तियाँ और तना फूल, उसमें से सारी चीज़ें निकल आती हैं, जबकि पेड़ तो एक ही है। तो जब गहराई में जाओगे तो प्योर चैतन्य मिलेगा। अब वही जड़ बाहर आई
तो मौसम मिल गया, वहाँ धूप आ रही है, धीरे धीरे वो सापेक्षता पैदा हो रही है, उसका फल फूल लगा, अब वो फल तोड़ा गया तो वो फल दुखी हो रहा है कि मैं यहाँ खाया जा रहा हूँ, वहाँ से निकाला जा रहा हूँ, मतलब ये चीज़ें हो रही हैं ना, तो वो बड़े बड़े फ्रैक्शंस में हो जाता है। यही चैतन्य, और कहीं कुछ है ही नहीं। चैतन्य का खेल है, चैतन्य कहीं दुखी हो रहा है, कहीं सुखी हो रहा है, लेकिन अपने पूर्णता में ही परम आनंद में होता है। तो नीचे की बातें में पूरी चैतन्य जब प्योर हो जाता है तो चलते फिरते भी सापेक्षता खत्म हो जाती नहीं, सापेक्षता रहेगी चलते फिरते। प्योर आप तो डीप समाधि में कहीं बैठोगे, आसन में ही जा सकते हो। आप तीसरी और चौथी लेवल तो आसन पे ही प्राप्त कर सकते हो, लेकिन एक बार वहाँ जान लो तो अब चलते फिरते तो उस अवस्था में चलोगे तो लड़ जाओगे, शरीर और तो टकरा जाएगी, फिर वहाँ से तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। गाड़ी चला रहे हो, अब बताओ गाड़ी चलाते हो, पहले गाड़ी सीखना पड़ता है, फिर गाड़ी अपने चलने लगती है। तो जब गाड़ी अपने चलती है तो क्या कॉन्शियसनेस है वहाँ? बताओ, कोई और बताए, तुम बताओ सोनी। जब गाड़ी सीखती हो, कोई चीज़ सीखी कि नहीं अभी ड्राइव करना? अभी गाड़ी नहीं सीखी। आप चलाई हैं, कुछ चलाई हैं साइकिल वाइकिल कुछ? इसने चलाई साइकिल। तुम चलाए हो ना? चलो तुम बताओ। मोटरसाइकिल सीखे हो? जब पहली बार सीखे थे तो कैसे सीखे थे? बड़ा ध्यान से चलाना पड़ता था, बहुत ध्यान देना पड़ता था। फिर बाद में क्या हुआ कि अब ध्यान नहीं देना पड़ता, कुछ गाना सुन रहे हो, कुछ सोच रहे हो, या मन में किसी को बात भी कर रहे हो, और गाड़ी ठीक वहीं चलती, वहीं पहुंच जाती जहां उसको जाना है। तो उस अवस्था में क्या कॉन्शियसनेस है? वही मतलब है कि नहीं है? पहली अवस्था में कॉन्शियसनेस का क्या स्तर था जब गाड़ी सीख रहे थे? फिर जब गाड़ी अपने अब बनाना नहीं पड़ता, कॉन्शियसनेस तो रहती है। कॉन्शियसनेस ये कैसे सिद्ध करोगे कॉन्शियसनेस रहती? क्योंकि यंत्रवत चल रही है। क्योंकि अगर कॉन्शियसनेस नहीं होती तो हमारा ध्यान सब चीजों पे बार बार हमें देना पड़ता है, या हमें जहाँ पहुंचना है वो चलती कैसे, या हम जहाँ पहुंचना होता है वहाँ पहुंचते कैसे? ठीक पहुंच रहे हो। देखो, अगर एक जो गाड़ी चला रहा आदमी, उसको बेहोश कर दो, ड्रग्स दे दो या अल्कोहल ले ले, तो फिर गाड़ी नहीं चला पाएगा। ऐसे में तो देखो, नॉर्मल अवस्था में तो गाड़ी जल्दी चली जा रही है, लेकिन अगर वही व्यक्ति ड्रग्स ले लेता है या अल्कोहल ले लेता है तो फिर क्या हो जाता है? फिर तो गाड़ी लड़खड़ाने लगती है। भले वो यांत्रिक रूप से चलाना सीख गया हो, लेकिन अब लड़खड़ाएगी गाड़ी। क्यों? क्योंकि अब कॉन्शियसनेस और निचले स्तर पे आ गई, गिरी। ऐसे लोग बहुत से ये सिद्ध करने पे आ जाते हैं, नहीं कॉन्शियसनेस देखो नहीं होती, फिर भी गाड़ी चल रही। कॉन्शियसनेस वहाँ भी होती है, बट एक लेवल पे होती है कि वो अपना काम करती रहती है। फिर क्या होती है? फिर एक लेवल और ऐसा आता है कि और कम हो जाती है। अब वहाँ पे अगर उसको ड्रग्स दे दिया जाए तो वो नहीं चला पाएगा, और दे दिया जाए तो वो लेट जाएगा, अपने नहीं चल पाएगा, गाड़ी चलानी छोड़ो। तो अपना जब नहीं चल पाता, लेट जाता, तब भी तो कॉन्शियसनेस है, स्तर गिरता चला जा रहा है। इसीलिए सभी धर्मों ने कॉन्शियसनेस के लिए, मतलब इन सब चीज़ों के लिए मना किया कि ये सारी चीज़ें ना लो, अल्कोहल ना लो, ड्रग्स ना लो, ताकि आपका होश बढ़ता चला जाए। तो कॉन्शियसनेस वहाँ भी है, तो चल वहाँ भी रहा है, लेकिन अब वहाँ खेल यही है कि इतना भी है कि कॉन्शियसनेस वो चल रही। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और समझ सकते हो। पहले जब आप गाड़ी चलाते हो तो एक एक चीज़ बड़े ध्यान से देखते हो। आप गियर लगाना है, अब ब्रेक लगाना है, ठीक है, अब ऐसे चलाना, अब वैसे चलाना, कहीं गलती ना हो जाए, करते हो ना। इस अवस्था में अब क्या हो रहा है, अगर दृष्टा और साक्षी में देखा जाए, और जब एक आप सीख जाते हो तो अपने आप चल रहा होता है, आप ध्यान भी नहीं दे रहे हो, सब गाना भी सुन रहे हो, गाड़ी भी चल रही, गाड़ी पहुँच भी गई, तो होश समग्रता में आया ना। ये अगर यहाँ से समझ सकते हो तो यहाँ साक्षी की अवस्था है कि गाड़ी चल रही है, अपने आप गियर लग रहा है, अपने आप चीज़ें, एसी भी ऑन ऑफ हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही है, चल रहा, पर्टिकुलर किसी चीज़ पे ध्यान दे नहीं हो। लेकिन अभी दुर्भाग्य यहाँ क्या है कि अपने पे भी अवेयर नहीं हो, ठीक। इसलिए इसको साक्षी की अवस्था समझाने के लिए कह सकते हैं, लेकिन होगा नहीं। अगर अवेयर होते, अपने पे स्वयं के प्रति अवेयर होते, फिर चलता रहता तो साक्षी कह दिया जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम्हारा होश चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन जब तुम शुरू में सीखते हो तो वहाँ दृष्टा की अवस्था रहती है, एक एक चीज़ हम ध्यान देते हैं, यहाँ गलती हुई और गलती हुआ तो तीनों गड़बड़ हो गया, उस समय ज़्यादा गड़बड़ाता है। ऐसे में सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसको एक बार और बताइए गुरुजी, जैसे अब हमने गाड़ी चलाना सीख लिया तो गाड़ी के प्रति अब ऑब्जेक्ट ऑफ अवेयरनेस खत्म हो गया। मैं सीख गया तो वो ऑब्जेक्ट, वो मेरे लिए ऑब्जेक्ट नहीं रहा, ऑब्जेक्ट ऑफ अवेयरनेस नहीं रहा। पर मेरी जो चेतना है उसके एक अंश ने उसको ऐसा सीख लिया कि अब वो यंत्रवत हो गया, अपने आप से। तो मैं तो उसको यही कहूंगा कि वो उसके प्रति साक्षी की अवस्था घटित हो रही है, पर अभी मैं अपने पे नहीं हूँ, जैसा आपने बोला। वो उसका क्या मतलब हुआ है? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। देखो, गाड़ी तो अपने आप चल रही, गाड़ी सीखने में भी स्टेप बाय स्टेप एक एक काम होता है कि भाई क्लच लगता है, फिर ब्रेक लगता है। ऐसा नहीं कि कोई भी कोई काम कभी भी कर सकते हो, ऐसा आप लोग ध्यान नहीं देते होगे, लेकिन होता है स्टेप बाय स्टेप। बड़ी तेज होता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होता है।
कि गाड़ी स्टार्ट हुई, फिर ब्रेक लगा, फिर उसमें एक्सीलेटर लगा, जो जो सिस्टम पूरे सिस्टम से चला वो, तो एक एक चीज़ अपने आप घटी। लेकिन क्या होता है ना कि जो इनका प्रश्न है कि जब क्या होता है कि हम सीख जाते हैं तो एक हमारा होश बहुत कम होता है जो सब पे फैल जाता है। लेकिन उस समय आप ध्यान दो, जब आप गाड़ी चला भी रहे होते तो आप कुछ और करते रहते हो, मतलब जो जहाँ पे आपका होना चाहिए वहाँ कुछ और रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको गाड़ी यंत्रवत चल रही तो आप भी अब कुछ नहीं में हो, है ना, आप भी तो कुछ कर रहे हो ना, मतलब गाना ही सुन रहे होगे या कहीं दिमाग ही चल रहा होगा, मन में कुछ थॉट चल रहे होंगे कि यार आज जाऊंगा तो आप बैंक में करूंगा, क्या बताएं आज ने बॉस दिमाग ख़राब कर रखा है। मतलब गाड़ी तो चल रही है, यंत्रवत चल रही है, वो उतना कॉन्शियसनेस उसके लिए ठीक है, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है कि आज क्या जवाब देना है, उसको क्या बोलना है, अब तो मेरा जाने का मन ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं आप हो, इसको रिलेट कर पा रहे हो, सोचो तब कर पाओगे। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हो तो आप गाड़ी ड्राइव तो हो रही बट आप कहीं नहीं होते हो, ऐसा हो नहीं सकता, होते हो कहीं न कहीं। वॉच करना, अब जब इस पर साइंस आप डेवलप करोगे आपके समझ में आएगा कहीं कहीं मैं होता हूँ, चाहे कुछ सोच रहा होता हूँ, चाहे गुरुजी को याद कर रहा होता हूँ, चाहे गुरुजी को गाली दे रहा होता हूँ, चाहे कुछ कर रहा होता हूँ, किसी को भी कुछ न कहीं चलता ही रहता है। आज मुझसे नहीं सुने या मेरे ऊपर नहीं ध्यान दिया, तो कहीं न कहीं हमारा थॉट किसी किसी पे चलता रहता हो, किसी भी चलेगा। तो वो उस थॉट की बात कर रहे हैं, वो जो थॉट चल रहा होता है, क्योंकि उतनी ऊर्जा जो हमारी एनर्जी है वो कहीं न कहीं जा रही होती है। इतना तो वो हमारा कॉन्शियस का एक हिस्सा सीख गया जो साक्षी के रूप में काम कर रहा है, लेकिन वो हिस्सा जो एक बड़ा हिस्सा है वो अभी भी बेचैन हो रहा है। वहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ऑफ अवेयरनेस अभी एग्जैक्टली वही, वहाँ अपने पे लौट आना है। वहाँ पे क्या होना है कि हमें अपने पे लौट आना है कि यार अब इस अवस्था में मैं स्वयं के प्रति अवेयर हो जाऊँ या ध्यान की कोई विधि करने लगूँ, तो फिर वो होश इतनी तक सीमित नहीं रह जाएगा, वो होश तब भी गाड़ी चलेगी, अवेयर होगे, लेकिन अब वो होश स्वयं पे लौट आएगा। जब स्वयं पे लौट आएगा आप देखोगे आप साक्षी हो, आराम से सारी चीज़ें हो रही, आप पैसिव फेज में हो, इसी को पैसिव फेज कहते हैं। दृष्टा बनना भी आसान होता है। हाँ, दृष्टा बन ही रही होती हो जब उस समय काम होता रहता है। कुछ ना करने में भी जा सकते पैसे भी हो सकता है, कोई दृष्टा। काम यंत्र क्या बताओ बेटा, कुछ नहीं, कुछ हो तो क्लियर करो। मैं ये कह रही है कि गाड़ी चलाते समय हम दृष्टा भी बन सकते, दृष्टा तो बनते ही है। दृष्टा बनती हो जब शुरू में, जब गाड़ी सीखती हो तो उसमें दृष्टा ज़्यादा होता है। दृष्टा का मतलब एक चीज़ पे फोकस होता है, जैसे मान लीजिए कि पर्टिकुलर एक चीज़ पे हमारा ध्यान ज़्यादा होता है, एक एक चीज़। उस समय गलतियाँ भी ज़्यादा होती हैं कि जब हम पर्टिकुलर, क्योंकि बहुत तेज़ होती सारी चीज़ें ना, क्लच तेज़ी से दाबना है, ब्रेक तेज़ी से, फटाफट एक एक चीज़। ऐसे तो हमारा मन भागता रहता है ना, तो एक एक चीज़ शुरू में ध्यान करते हैं तो कंट्रोल करना पड़ता है, फिर बाद में धीरे धीरे वो सजगता पूरी घेर लेती है, उसको घेर लेती है। तो शुरू में क्या होता है कि शुरू में तो दृष्टा बनना ही बनना होता है, एक एक चीज़ दृश्य की तरह दिखना होता है गियर को, और ये अब ये करना है, गलती से पहले ब्रेक लग गई, होता ना ऐसा, उसमें दृष्टा बनते। फिर धीरे धीरे जब बॉडी पे वो जनरलाइज हो जाता होश, तो आप में ही सब हो रहा होता। अब आप ये कह सकते हो कि सब हो रहा है, मैं तो खाली हो गया। अब खाली हो गया, कुछ और कर रहे हो, तो आओ ना, खाली हो गए अपने पे आ जाओ, अपने केंद्र पे लौट आओ, है ना। तो सत्संग में भी गुरुजी यही एक तरीके से होता है कि अब गाड़ी चलाते समय गाड़ी का जो है विज्ञान पैदा हो रहा होता है, फिर हम उसके साक्षी हो जाते हैं। तो यदि हम सत्संग भी सुनते हैं तो हम ओवरऑल ज्ञान के जो है उसका विज्ञान पैदा होता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक पे या किसी ना किसी जो मन बना हुआ तो उस मन के प्रति हम साक्षी होते। अब सत्संग में देखो बहुत अच्छी टॉपिक शुरू किया। सत्संग में भी क्या होता है ना कि एक होता है आत्मज्ञान का सत्संग, यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक सत्संग होता है कि हम बाहर बैठे हैं और बस बाबा जी बता रहे हैं कि आज तुम बहू को ये करना चाहिए, तो बेटे को ये करना चाहिए, तो माँ को ये करना चाहिए, वगैरह वगैरह, इस तरह से रहना चाहिए। तो एक सामाजिकता के हिसाब से ठीक है, एक समाज में अराजकता ना हो, तो कम से कम वो भी एक काम कर रहे हैं, वो भी ठीक ही है, हम किसी बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं पहुंचाता नहीं है। एक आपका एक सतोगुणी मन हो जाएगा, और मन तो ये कन्वर्ट हो जाता है। मन अगर आपका कितना भी कैसा भी हो तो मन बदलता रहता है, आज सतोगुणी कल राक्षस हो जाएगा, वो चेंज होता रहता है, वो अपनी सराउंडिंग से, परिस्थितियों से वो सारी चीज़ें लेता रहता है। मूवी देख ली तो बदल जाएगा, कि आपका संग गड़बड़ हुआ तो वो बदल जाएगा। आपके साथ कुछ लोग हैं, बैठे हैं, कुछ दिन तक आप रहे, काफ़ी दिन तक उनके साथ रहे, तो वही अगर एक ही मन लगातार बना रहता है तो संस्कार बन जाता है। संस्कार का मतलब क्या है, जैसे आज किसी के साथ बैठे, कोई कहा कि यार तुम सिगरेट नहीं पीते हो, यार मैं तो नहीं पीता हूँ, अच्छा यार पी ही लो आज थोड़ा सा, अच्छा ठीक है यार तुमने कहा तो आज पी लेता हूँ, लेकिन कल से नहीं पीऊँगा। ठीक, आपने ये कहा, कल भी आपने थोड़ा पी लिया, अच्छा चलो आज हो गया कोई बात नहीं,
फिर तीसरे दिन, चौथे दिन फिर लेते गए, अब ये संस्कार बन जाएगा। जो आदतें होती हैं वो संस्कार, तो संस्कार की भी कई परतें होती हैं, परत दर परत ऐसे बनता चला जाता है, तो फिर उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। फिर वो रेचन ध्यान करो तो कैथरेसिस कराओ तो फिर वो विचारों को देखो, बड़ा संघर्ष होता है। तो मन बदलता रहता, मन जैसे सराउंडिंग्स में आप रहोगे, जिसके अब ये विचार शुद्धि होता है, सत्संग वगैरह विचार शुद्धि होता है कि आप लोग साथ में बैठे हो, एक तरह की बातें हो रही तो थोड़ा हमारा विचार शुद्ध हो रहा है, तो उस समय ध्यान करेंगे तो थोड़ा अच्छा होता है ये चीज़ें। तो सत्संग की यही इंपॉर्टेंस है। बस ये रहता है कि अगर आत्मज्ञान का सत्संग है तो एक अलग लेवल होता है, वो एक मतलब जो होता नहीं कि हम जीवन भर बच्चे ही बने रहें, कक्षा 2 की ही किताब पढ़ते रहें तो फिर उसी में अटके रहेंगे। हमें बड़ा होना है, ग्रो करना है। तो स्पिरिचुअलिटी में भी जो एडवांस स्पिरिचुअलिटी है जिसमें हम ग्रो करते हैं स्वयं को, अपने को, तो वो आत्मज्ञान का सत्संग होता है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। आत्मज्ञान के सत्संग में हम कुछ सीखते नहीं, हम ध्यान की विधियों पे चर्चा करते हैं, या हमें कब क्या उसमें लागू करना है, कहाँ गलती हो रही, कैसे उसको ठीक करना है। मतलब पहले खुद से उसको ट्राई करना चाहिए। गुरु इसीलिए कहता है आप दीपो हो, मतलब मैंने तुम्हें बता दिया, मैंने सारे सूत्र तुम्हें दे दिए, ट्रेनिंग कर दी, अब युद्ध पे तुम जा रहे हो, अब तुम युद्ध पे हो तो तुम्हें तुरंत निर्णय लेना है कि अब यहाँ क्या करना है। अब विचार आ गया, अब हमारा ध्यान लग नहीं रहा, टेंशन हो रही है, ऐसा लग रहा कोई चीज़ उठा दिया है, तो हम उसमें बहते चले जाते हैं। आप गौर करो उस समय आप करते क्या हो, उसको उससे कंसेंट दे देते हो कि हाँ ठीक है ऐसा हो रहा है। आपको नहीं, मन को रोक दो कि नहीं ये तो सब गड़बड़ है, यहाँ मैं कर क्या सकता हूँ, यहाँ गलती क्या हो रही है, यहाँ क्या चीज़ है जो मैं सही से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। न समझ में आए तो मुझसे पूछो, वहाँ मुझसे पूछो तो उपयोग है। लेकिन अगर आप ये कहते हो गुरुजी यार 3 दिन से मेरे ये भाव बना हुआ है, मेरा मूड ख़राब हो गया है, मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, अब मैं क्या करूँ, तो अब मैं बता भी दूंगा तो आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि जब वो विचार आएगा, दरअसल होता है कि उस समय दूसरा विचार होता है। जब हम गलती करते हैं तो दूसरा विचार होता है, और जब हम उसको सही करने जाते हैं तो दूसरा विचार होता है। दोनों में कोई तालमेल नहीं होता, वहीं तालमेल लाना है। जैसे एक आदमी गलती कर दिया, अब वो वही आदमी जब पश्चाताप करके अपनी माफ़ी मांगता है या अपने को मतलब वो करता है कि मुझसे गलती हो गई, तो वो दूसरा विचार होता है। गलती करने वाला दूसरा मन था, दूसरे थॉट थे, और जो माफ़ी मांग रहे हैं वो दूसरे थॉट है, और दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है। वो एकदम ज़मीन और आसमान का अंतर है कि मतलब वो दोनों में कोई तालमेल है ही नहीं। तालमेल लाओगे कहाँ से? जब हम पश्चाताप करते हैं तो हम फिर से गलती के लिए राजी हो जाते हैं, और जब हम गलती करते हैं तो फिर से पश्चाताप के लिए राजी हो जाते हैं। ये 2 फेज होते हैं, इसी में हम घूमते रहते हैं। मतलब बहुत ध्यान से समझोगे तो ये समझ में आएगी। एक ऐसी कहानी थी कि भगवान बुद्ध थे, तो किसी ने उनको गाली दिया, और अगले दिन जब गाली दिया भगवान बुद्ध ने कुछ नहीं बोला, तो अगले दिन आया उनसे माफ़ी मांगने लगा। तो भगवान बुद्ध वैसे के वैसे थे, साक्षी में बैठे हुए थे, हंसे और उसको जाने दिया। कहे हमने तो कभी तुम्हें गलती माना ही नहीं, तो हम क्यों तुम्हें सज़ा देंगे या कुछ करेंगे। तो आनंद बैठा था साथ में, तो आनंद कहता है कि आपने तो इसको जाने दिया, कुछ कहे भी नहीं, इतना ज़्यादा इस तरह से आपको बोल के गया। तो वही कहे कि जब इसने गाली दिया था तो दूसरा मन था, अभी जो ये माफ़ी मांगने आ रहा है तो ये दूसरा मन है, तो दोनों में कोई तालमेल नहीं है। मतलब दरअसल हम जो समाज में गलतियाँ करते हैं, जो हमें सज़ा भी मिलती है, तो जो गलती किया होता है उसको सज़ा नहीं मिलती है। आपने सुना होगा कई लोग ऐसे कहते नहीं कि पता नहीं कहाँ से मुझसे ये गलती हो गई, मैं तो करना भी नहीं चाहता था। तो मतलब होता है कई चीज़ कि यार मैं तो ये करना भी नहीं चाहता, पता नहीं कैसे ऐसी गलती कर दिया, तो ऐसा होता है ना। तुम करते हो कि वो करती है? हाँ वही मुझे लगा। तो ये होता है। तो उसमें क्या हुआ कि अब गलती हुई, अब जो गलती हुई तो माफ़ कर देगी, क्योंकि दूसरा मन था वो गलती करने वाला, दूसरा वो को रिलेट कर लेगा कि वो जो गलती करता है वो दूसरा रहता है, और जो माफ़ी मांगता है वो दूसरा रहता है। तो दोनों को देखना है, दोनों को विसर्जित कर देना है। पहले 1 माइंड होना है आपको। तो जब 1 माइंड हो गए तो वो चेतना अपने फॉर्म में आएगी। मतलब 1 माइंड का मतलब ये नहीं होता कि मन एक हो जाएगा बर्फ जैसा, नहीं, मन चेतना में लौट आएगा। 1 माइंड का मतलब कि मन कन्वर्ट हो गया चेतना में, चेतना 1 माइंड होती है, मतलब उसके 2 मन नहीं होते हैं। तो अब वो इसलिए बुद्ध ना तो गलती करते हैं ना तो पश्चाताप करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो गलती नहीं करते, उनसे भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन वो उसका पश्चाताप नहीं करते हैं, क्योंकि जो हुआ सो हुआ, परमात्मा ने किया, जो हुआ सो हुआ। तो उसमें कोई, अब कृष्ण भी मार रहे हैं, बहुत से लोगों की हत्या कर रहे हैं, तो उसमें ये नहीं हो कि उनको दुख हो रहा, पश्चाताप हो रहा, हमने क्यों किया। वो हो रहा है। अब वो चैतन्य जो कर रहा है, तो उसमें एक आ जाता है ना, उसमें फिर ना पश्चाताप होता ना वो गलती होती। तो हमेशा ये रखना चाहिए कि हम ये सोचते हैं कि जब हम ध्यान करने जा रहे हैं तो उस समय क्या होता है कि
जो प्रॉब्लम है वहीं सॉल्व करना है सोच के। अब अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बल्कि नोट कर लो, उसको पूछ लो, लेकिन खोजना वहीं है कि वहाँ क्या गलती हो रही है। कि अगर मान लीजिए हमारा मन नहीं लग रहा है, हमने ध्यान नहीं दिया, वहाँ पे नहीं देख पाए, तो क्या क्या गलती कर रहे हैं, वहाँ पे कैसे हम कौन से ध्यान को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जब एक बार आर्ट पता चल जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। बहुत बेसिक में हो, बहुत विचार रहा है, नींद आ रहा है, तो निर्विचार ध्यान बेसिक कर लो, जो मैंने बताया वो जो निर्विचार ध्यान मिक्स वाला कराया है वो वाला कर लो। मतलब जिसमें फोर्सफुली, जिसमें मेहनत करनी है, तो सब भाग जाएगी, नींद उसमें चली जाएगी, तो वो कर सकते हो। तो थोड़ा ध्यान करें। अपना अनुभव शेयर करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आप खुद बता देते हैं। हाँ, वो होता क्या बेटा ना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जैसे एक अवस्था ऐसी होती है ना जहाँ हम अवेयर हैं, आप लोग अवेयर नहीं हो, तो वहाँ आप सबके मन जुड़े होते हैं, तो आ जाते हैं। वो तुम भी देख लोगी, जो अपने तक जहाँ तक आप देखती जाओगी, आप बाहर भी उतना देखती चली जाओगी। देखो, आप उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लो कोई मन में होता है जब आदमी आपके, और वो मान लो आपने बैंक में हो, कोई आया आपको बहुत लालच दे, भाई साहब ऐसा करा लो, लोन ले लो, आपको बहुत बढ़िया इसका हो जाएगा और एकदम मतलब बढ़िया से मिलेगा, आपको कम ब्याज देना पड़ेगा, ये वगैरह वगैरह। तो आप देखो कि देखो इसके मन में कैसा चल रहा है, मतलब आप उसके मन को आप देख सकते हो कि मतलब ये तो वही लालच है जो ऐसे चलता, मतलब उसको अच्छे से देखोगे कि कर क्या रहा है। और गहरे गए और डीप गए, उसको और डीप देख लोगे, और अंत में एक जगह ऐसी है जहाँ हम सब जुड़े हुए हैं, हमारी एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, वहाँ पे पहुँच गए तो सब दिखाई पड़ जाता है। तो कोई चमत्कार नहीं होता है वो, मतलब वहाँ आप अवेयर हो तो सब दिखाई देता है। तो ध्यान करते हैं। अभी हम ना